दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस का अगर आपने परफॉर्मेंस देखा होगा तो नई के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया एंड 2319 रुपए की क्लोजिंग हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। मैंने पहले दोस्तों आपके साथ शेयर किया था कंपनी के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन क्या था ना, कंपनी के अंदर जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जब डीमर्जर हुआ था, जब ये डीमर्जर होकर कंपनी सेपरेट होकर स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हुआ था ना, तो थोड़े बहुत हमें परेशानी हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को झेलनी पड़ी सी। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर थोड़ा बहुत हमें कमजोरी नजर आया हुआ था और इसी की वजह से कंपनी के अंदर लगातार हमें गिरावट नजर आ रही थी। बाकी कोई नेगेटिव खबर हमें रिलायंस के लिए नहीं था, लेकिन मैंने पहले भी शेयर किया था निवेश करने का सही मौका है ये गिरावट के अंदर। दोस्तों निवेश आपको करना चाहिए एंड कंपनी ने जो अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट पेश किया था वो रिजल्ट आपने देखा है, वो बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गजब का हमें रिलायंस ने अपना रिजल्ट पेश किया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे वही हमें अच्छी खासी रिएक्शन अभी तक रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर नहीं आया और हमें आने वाले समय के अंदर अच्छे खासा रिएक्शन नजर आ सकता है। एंड कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा रिजल्ट्स आने के बाद, क्वार्टर टू रिजल्ट्स आने के बाद हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया जाता है। तो कई सारे ब्रोकरेज फर्म ने 3000 रुपीज का टारगेट हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर दिया हुआ था। लेकिन अभी भी अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का देखोगे तो पिछले एक सालों में अभी भी कंपनी टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट अगर करेंगे तो 19% की गिरावट के अंदर हमें रिलायंस ये कंपनी ट्रेड करती हुई दिख रही है। तो यहाँ हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर क्या निवेश करने का सही मौका है 100%। अगर आपने रिलायंस इस इंडस्ट्रीज का मैक्सिमम के अंदर दोस्तों परफॉर्मेंस देखा होगा, पास्ट का अगर अपनी परफॉर्मेंस देखा होगा ना, तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी ने 5 सालों में कंसिस्टेंटली बेसिस की पर परफॉर्म किया है। यस, थोड़ा बहुत बीच बीच में कंपनी के अंदर प्रॉब्लम नजर आया हुआ था, लेकिन क्या है, ये प्रॉब्लम है ना शॉर्ट टर्म बेसिस की पर होता है, लंबे समय के लिए ये प्रॉब्लम्स हमें कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल भी नजर नहीं होता। एंड क्वार्टर टू रिजल्ट्स को देख के ही ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अच्छे खासा टारगेट हमें फिर से रिलायंस इंडस्ट्रीज को नजर आ चुका है। ब्रोकरेज फर्म ने बहुत अच्छे खासे बेसिस की पर बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है एंड जो टारगेट प्राइस हमें जो नजर आया है ना, ये ऑलमोस्ट दिवाली का दोस्तों टारगेट हमें दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज बाइंग रिकमेंडेशन 2695 रुपीज का टारगेट हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर दे चुकी है। एंड साथ में दोस्तों टारगेट्स के बारे में तो हमने बात किया, अभी अगर आप इनके म्यूचुअल फंड्स का डेटा के बारे में यहाँ देखोगे, ये जो डेटा है मैं आपके साथ सितंबर 2023 का डेटा यानी कि अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अपडेट डेटा की अगर बात की जाए तो यहाँ अगर आप देखोगे 161 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 63 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर नजर आ चुकी है। जहां अगर आप मैक्सिमम के अंदर दोस्तों देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर नजर आ रही है। And एक और दोस्तों अगर पॉजिटिविटी अगर आप देखोगे तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो रिजर्व है ना, रिजर्व अच्छे खासा दोस्तों लगातार हमें बढ़ रहा है एंड कंपनी के ऊपर जो कर्जा है, कंपनी के ऊपर वो बोरिंग से वो डिक्रीज होती हुई हमें दिख रही है। यहाँ अगर आप मार्च 2023 का देखोगे तो 7 लाख के आसपास कंपनी ने 7 लाख करोड़ के आसपास रिजर्व था। सितंबर के अंदर 7,40,000 करोड़ के आसपास हमें ये रिजर्व नजर आया है। बोरिंग्स अगर आप देखोगे 4.5 लाख करोड़ का बोरिंग था और वो घट के 3 लाख करोड़ का बोरिंग हमें ऑलमोस्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, ये पॉजिटिव बात है एंड बोरिंग्स रिड्यूस हो रहे हैं, ये भी अच्छी खासी पॉजिटिव बात है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये न्यूज़ ये बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव है, इसे देख के जरूर मार्केट हमें पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये कंपनी 2600 रुपए तक का टारगेट हमें अचीव कर सकती है। बाकी तो ओवरऑल बेसिस के पर जो भी अपडेट्स था उन अपडेट्स के बारे में हमने दोस्तों आपके साथ कवर अप किया है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। अगर आप रिलायंस का टेक्निकल चार्ट दोस्तों यहाँ देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी का जो सपोर्ट लेवल है 2200 रुपए के आसपास मैंने पहले भी शेयर किया था एंड कंपनी अपना जो रजिस्ट्रेशन वाले जो लेवल्स है ना वो 2411 रुपए के आसपास हमें यह रजिस्ट्रेशन हमें दिख सकता है। एक बार ये कंपनी 2400 रुपए के लेवल दोस्तों अगर क्रॉस करती है ना, एक दिन के कैंडल अगर इससे भी ऊपर अगर क्लोज होता है तो सबसे पहले आपको 2600 रुपए का टारगेट हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर नजर आ सकते हैं, जो पहले कंपनी ने ऑलरेडी हमें क्रिएट करते हुए नजर आ रहा है। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस का अगर आपने पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर परफॉर्मेंस देखा होगा तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% की जंप हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ चुका था एंड 1390 रुपए के आसपास ऑलमोस्ट हमें इन्फोसिस की क्लोजिंग नजर आ चुकी थी।
अभी कई बार मैंने इस कंपनी के बारे में आपके साथ शेयर किया है दोस्तों कि करंटली क्या है। यहाँ थोड़ा बहुत हमें आईटी सेक्टर के अंदर हमें पैनिक लेवल है, थोड़ा बहुत ऊपर से प्रेशर है, और ग्लोबल लेवल्स के ऊपर भी अगर थोड़ा बहुत प्रेशर आता है तो उसका सबसे पहला इम्पैक्ट हमें आईटी सेक्टर के ही अंदर नजर आता है। तो इसी की वजह से इन्फोसिस कंपनी के अंदर भी पूरा रिकवरी नहीं हुआ, विप्रो कंपनी के अंदर भी पूरा रिकवरी नहीं हुआ, एंड टीसीएस इस कंपनी को भी पूरा रिकवरी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी यही हमें नजर आई है, एंड इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी कंपनी है उन्हीं कंपनीज के अंदर दोस्तों रिकवरी नजर नहीं आया। तो जो छोटी छोटी कंपनीज होता है, फॉर एग्जांपल मिड कैप कैटेगरी, स्मॉल कैप कैटेगरी, माइक्रो कैप कैटेगरी, तो कैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उन कंपनीज के अंदर रिकवरी नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे सभी जो चीजें हैं ना ये शॉर्ट टर्म में ही, लंबे समय के लिए कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करने वाली है। ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें जो टारगेट दिया गया था ना इन्फोसिस के अंदर, वो 1800 रुपीज का टारगेट हमें दिया गया था। तो चलिए सबसे पहले सवाल की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोगों को ये मानना होता है कि सर कल के दिन मंडे ही मार्केट ओपन होने वाला है, तो इन्फोसिस कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस हो सकता है मार्केट ओपन होने के बाद, या फिर कल के दिन किस तरीके से रिएक्शन नजर आ सकता है। तो चलिए जैसे कि आपको बताइए, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्फोसिस लिमिटेड नाम से कंपनी लिस्टेड है, वैसे ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्फोसिस एडीआर नाम से कंपनी लिस्टेड है। तो जिसके अंदर ऑलमोस्ट हमें नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया हुआ था, नए के बराबर कंपनी का क्लोजिंग नजर आ चुकी है। एज अगर आप नेस्डेक इंडाइसेस देखोगे तो नेस्डेक इंडाइसेस के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1.5% की जंप नजर आ चुका था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कल का जो सिनेरियो हमें नजर आ सकता है, जो कि अमेरिकन मार्केट के अनुसार ऑलमोस्ट हमें पॉजिटिविटी हमें हमारा मार्केट नजर आ सकता है। अगर ऊपर से और ग्लोबल लेवल से प्रेशर अगर आता है तो उसी की वजह से गिरावट नजर आ सकती है, नहीं तो 70% तो चांसेस ये है कि अच्छे खासा हमें पॉजिटिविटी इंडियन स्टॉक मार्केट रह सकता है, एंड 30% ऐसा हो सकता है कि ये अमेरिकन मार्केट को हमारा इंडेक्स फॉलो नहीं करेगा। तो चलिए सेकेंड अपडेट्स की अगर बात की जाए तो एनालिस्ट का एस्टिमेशन क्या है, क्या हमें बाइंग करना चाहिए, क्या हमें होल्ड करना चाहिए, क्या हमें सेल करना चाहिए। मैक्सिमम एनालिस्ट की अगर बात की जाए तो 48% का बाइंग रिकमेंडेशन है, 31% का होल्ड है, एंड सिर्फ और सिर्फ 21% का सेल हमें दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे मैक्सिमम जो एनालिस्ट है उन्होंने बाइंग रिकमेंडेशन इन्फोसिस के अंदर हमें दिया गया है, क्योंकि इनको पता है ऐसा मौका हमें बार बार आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलने वाला है, इतने चीपेस्ट प्राइस मोड के आसपास कंपनी बिलोंग नहीं करने वाली। तो चलिए इन्फोसिस के थोड़ा बहुत हम लोग फाइनेंशियल्स के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। यहाँ अगर आप कंपनी का रेवेन्यूज देखोगे तो ऑलमोस्ट मैं आपके साथ 2019 से शेयर करना चाहूंगा, ये ईयर बेसिस डेटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 2019 में अगर आप देखोगे 85,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज, 2020 में 93,000 करोड़, 2021 में 1 लाख करोड़, 2022 में 1,23,000 करोड़, एंड 2023 की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 1,50,000 करोड़, यानी कि कंसिस्टेंटली रेवेन्यूज के अंदर हमें जंप नजर आ रही है। सिमिलर अगर आप कंपनी का प्रॉफिट्स या अगर आप देखोगे तो 2019 में देखिएगा 15,000 करोड़, 16,600 करोड़, 19,400 करोड़, 22,100 करोड़, 24,000 करोड़, लगातार कंसिस्टेंटली हमें प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप है। लेकिन दोस्तों क्या है ना, ये ईयर बेसिस है, यहाँ अगर आप ये क्वार्टरली थोड़ा बहुत देखोगे तो ऊपर नीचे आपको नजर आएगा, लेकिन जो ईयर बेसिस आपको ये चीजें देख के एनालिसिस करना चाहिए, जो कि कंपनी का बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है। और अगर आप ब्रोकरेज फर्म के बारे में देखोगे तो बहुत बड़े बड़े दोस्तों खरीदारी किया है, ये डेटा मैं आपके साथ क्यों शेयर करता हूँ, जिसके मुताबिक आपके अंदर कॉन्फिडेंस हमें बिल्डअप होता है दोस्तों। इसी की वजह से ये डेटा मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए। एचडीएफसी का एक फंड है 26,000 करोड़ की खरीदारी, बजाज फिनसर्व का एक फंड है 1,500 करोड़ की खरीदारी, एसबीआई का एक फंड है 16,000 करोड़ की खरीदारी, डीएसपी का एक फंड है 9,000 करोड़ की खरीदारी, एचडीएफसी का एक फंड है 2,700 करोड़ की खरीदारी। तो यहाँ अगर आप देखोगे सबसे बेहतरीन तरीके से जो खरीदारी किया है एचडीएफसी का एक टॉप 100 फंड ग्रोथ जिन्होंने 26,000 करोड़ की खरीदारी किया हुआ है। तो जरूर कंपनी के अंदर दोस्तों बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जो कि फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका नाम है कोलगेट इंडिया। यस, कोलगेट इंडिया की अगर बात की जाए तो 2100 रुपए के आसपास हमें प्राइसिंग है, एंड मैक्सिमम के अंदर 20 सालों में कंपनी ने 2000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। मार्केट कैप देखोगे 57,000 करोड़, यानी कि ये कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ये वही दोस्तों कंपनी है जिस कंपनी ने हमें डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 2200% का डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। एंड साथ में यहाँ अगर आप देखोगे तो 22 रुपीज़ का डिविडेंड का आपको इस कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है। तो कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, और उसके बाद निवेश करने की कोशिश आप ये कर सकते हो। अगर आप कंपनी के अंदर निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे, तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतने। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे।